और खासतौर पर इंदौर संसदीय क्षेत्र पर कैसे 8 बार की सांसद होने को जा रही सुमित्रा महाजन एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली हैं। फिलहाल भाजपा के नेता उमेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी बेबाक एक और बात सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंदौर को लेकर क्या कुछ उनकी टिप्पणी है। 2 जादू की आपने बात कही उमेश जी, क्या लगता है? अभी हम राजेश सोनकर जी को सुन रहे थे, जनादेश 2014 में आम आदमी पार्टी भी कहीं नजर नहीं आई और कांग्रेस भी औंधे मुंह गिर पड़ी, क्या कारण रहा? आम आदमी पार्टी के साथ तो महेंद्र भैया ये रहा है कि उन्होंने देश की जनता का विश्वास खोया है। और कमाल की बात यह है कि कोई एक राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी ऐसी थी कि जिसका उद्भव भी बड़ी तेजी से हुआ और पराभव उससे ज्यादा तूफानी गति से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार का अविश्वसनीय चरित्र अरविंद केजरीवाल जी ने प्रकट करा है वो देश की जनता ने पसंद नहीं करा है। अन्ना हजारे के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात उनने करा, फिर वे चुनाव के मैदान में उतरे, दिल्ली की जनता ने उन पर अगाध विश्वास प्रकट करा, उनको बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस ने उनका सहयोग प्रदान करा और मात्र 49 दिनों में जिस प्रकार से वे पलायन करके गए हैं, सरकार को ठोकर मार कर गए हैं और उसके तुरंत बाद फिर वे लोकसभा के चुनाव में उतरे। तो बड़ा सोशल साइट्स पे तो चुटकुला चलने लगा था कि मेरा एक बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है शिवम परमार, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि अरविंद केजरीवाल जी युग पुरुष हैं और अब वो आज का चुनाव हारने के बाद अब तुरंत धरने में बैठेंगे और अमेरिका का चुनाव लड़ने निकल जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के सफाई के पीछे का कारण तो ये रहा कि वो एक अविश्वसनीय पार्टी बन के रह गई। उनका राजनीतिक नेतृत्व जो है वो अविश्वसनीय नेतृत्व बनकर रह गया। और जहां तक इंदौर में आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, अनिल त्रिवेदी एक सज्जन व्यक्ति है, वे वास्तव में राजनेता नहीं है, वे एक सज्जन व्यक्ति है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको चुनाव के मैदान में नहीं उतरना चाहिए था। अनेकों नेशनल टीवी पर मेरी उनकी बहस हुई, उस दौरान मैंने उनसे कहा भी कि आप अतार्किक बात कर रहे हैं। पर मुझे अनुमान था कि वे 25-30 हजार तक तो मतों का ध्रुवीकरण करके ले जाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि वे उससे भी काफी पीछे रह गए। और उसके पीछे मुझे लगता है कि अनिल त्रिवेदी जी का व्यक्तित्व कम दोषी है। अरविंद केजरीवाल जो उनके नेता हैं, जो उनके नायक है, उनकी अविश्वसनीयता और उनकी अप्रामाणिकता के कारण अनिल त्रिवेदी जी पीछे रह गए। और जहां तक कांग्रेस के मित्रों का प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने तो इस चुनाव में चुनाव लड़ा ही नहीं है। इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जी थे, वे शुरू दिन से पसीना और पैसा दोनों चीजें बचाते रहे। एक एजेंडा मुझे चुनाव में सत्यनारायण पटेल जी का दिखाई दिया, मैंने बड़े निकट से उनके चुनाव को देखा है कि उन्होंने एक तो पसीना नहीं बहाया। एक बार तो वो मुझे श्रीमाया होटल में मैं एक जन्मदिन की पार्टी में गया, वे चुनाव लड़ रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लंगड़ाते हुए वहां आए, भोजन करने बैठे। मैंने उनसे कहा भी कि चलते चुनाव में आप प्रत्याशी के नाते यहाँ श्रीमाया होटल की एयर कंडीशन में आके बैठे, आपको इतनी जल्दी फुर्सत कैसे मिल गई भरी दोपहर में? तो उनका अपना मानना था कि वे चुनाव के मैदान में अपने आप को मान नहीं रहे थे, तो पैसा भी बचाया, पसीना भी बचाया। अब ये क्या मंतव्य था कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे थे? या तो वे स्वयं बता सकते हैं या उनके कोई हितचिंतक बता सकते हैं कि वे चुनाव किस उद्देश्य को लेकर लड़े। मुझे लगता है कि शायद वो जो साख खोकर आए थे देपालपुर में, उस साख को बचाने के लिए चुनाव में मैदान में उतरे, पर मुझे लगता है कि उस साख पर और बट्टा लगाए। और सुमित्रा महाजन जी की एक बात तो रही है महेंद्र जी कि सुमित्रा महाजन जी ने इंदौर शहर के अंदर कांग्रेस के नेताओं की, बड़े जमे जमाए नेता, तपे तपाए नेता, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक दुकान मंगल करने का, नरियल फोड़ने का सौभाग्य सुमित्रा महाजन जी को मिला है। प्रकाश चंद सेठी चुनाव हारे, उसके बाद अब तो वे रहे नहीं, उनके बारे में बात करना ठीक भी नहीं लगता है, पर उसके बाद उनका राजनीतिक सफर समाप्त हो गया। महेश जोशी जी का एक समय ऐसा था कि उनके चिराग जला करते थे, मतलब महेश जोशी जी का नाम आता था तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस का बड़ा कोई उजला चिराग है। सुमित्रा महाजन जी के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरे, उनकी राजनीतिक दुकान मंगल हो गई। संघवी परिवार का बड़ा बोल, ललित जैन का एक समय बड़ा बोलबाला था। ललित जैन कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे, विधानसभा जीतते थे, संसदीय सचिव बन गए। सुमित्रा महाजन जी के सामने आए, ललित जैन का आज कोई नामो निशान नहीं बचा, राजनीति की दुकान मंगल हो गई। महेश जोशी जी की मंगल हो गई। सत्यनारायण रामेश्वर पटेल जी कांग्रेस के मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, सुमित्रा महाजन जी के खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी राजनीतिक दुकान मंगल हो गई। पंकज संघवी, सुरेंद्र संघवी जी का परिवार बड़ा परिवार था, धनाढ्य परिवार, खरबोपति परिवार, तो पंकज संघवी जी सुमित्रा महाजन जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए आए, उनकी राजनीतिक दुकान मंगल हो गई। तो सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी का
वो चमकदार चेहरा है कि सुमित्रा महाजन जी के सामने जो भी मुखाकृति कांग्रेस की आएगी उसको धूमिल होना है, उसके चेहरे पे कालिक पुतना है और चुनाव हारकर मैदान में खड़े रहे, ऐसा सौभाग्य भी नहीं बचना है। जो सुमित्रा महाजन जी के सामने आया, चुनाव हारा और हारने के बाद उसकी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये सत्यनारायण पटेल जी जो हैं, ये गांधी भवन में जितने मुखौटे ताई ने खाल में भूसा भर के लटकाए हुए, एक नया चेहरा सत्यनारायण पटेल का, मुझे नहीं लगता कि सत्यनारायण पटेल जी को नैतिकता के आधार पर कोई इस प्रकार की राजनीति में भाग लेना चाहिए, खासकर चुनाव लड़ने की। वे लोकसभा का चुनाव हारे, इसके पहले हारे, विधानसभा का चुनाव एक बार पहले भी हारे, फिर हारे, अब वे वापस लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो वे भी हरल्लों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस के पास अगली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारने के लिए कोई चेहरा ही नहीं बचा है। कांग्रेस राजनीतिक रूप से इंदौर में शून्य हो गई है और उसके 4-5 बड़े कारण है महेंद्र भैया। जी बिल्कुल। एक बड़ा कारण तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है। हम लोग चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति इस प्रकार की, हम युद्ध के मैदान में उतरने के लिए सदैव तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निपुण है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पारंगत है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता निर्माण की जो पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा कार्यकर्ता का निर्माण इस प्रकार का किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कैडर है, ये चौतरफा प्रहार करने की ताकत रखता है। तो एक तो जो हमारे माननीय नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी थे, हमारे माननीय लोकसभा के प्रभारी मधु वर्मा जी हैं, इन दोनों ने मिलकर जैसे रणनीति से काम करा। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति हुई है। मतलब कार्यकर्ता के शारीरिक सुख तक का ख्याल हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने रखा। इतना छोटा छोटा चिंतन पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरा है, युद्ध लड़ रहा है, तो उसको शारीरिक थकान ना हो, तो बड़ी सारी छांव लगा दी गई पार्टी कार्यालय के बाहर, ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी, छाछ की व्यवस्था कर दी और कैलाश शर्मा जी ने निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए प्रेरक की भूमिका अध्यक्ष के नाते निभाई। हमारे लोकसभा प्रभारी मधु वर्मा जी में बड़े अनुभवी नेता हैं, उनको लोकसभा के प्रभारी के नाते कमान मिली, तो कैलाश शर्मा जी और मधु वर्मा जी की टीम ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार करी है, उस रणनीति को क्रियान्वित करने का काम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने करा। माननीय मोगे जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे विधायकगण, माननीय सुदर्शन जी, रमेश जी, उषा दीदी, हमारी मालिनी भाभी, हमारे जीतू जी राती जी, राजेश सोनकर जी, मनोज पटेल जी, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस समय एकजुट होकर मैदान में लड़ रहा था। सत्यनारायण पटेल जी का हाथ पकड़ के जीतू पटवारी जी ले आए, जैसे मेले में कोई घुमाने ले जाता और बच्चे की उंगली छूट जाए, ऐसे जीतू पटवारी जी के माथे पे ये सारा टोकरा आ रहा था। तो जीतू पटवारी जी बड़े चतुर सयाने नेता हैं, शुरू से प्रॉपर्टी की लाइन में उन्होंने धनार्जन करने का काम किया है, तो बाजार की ऊंच नीच समझते हैं, बड़े सौदागर हैं। मनीष कालानी जैसे बड़े आदमी के साथ उन्होंने जमीनों के धंधे के गुर सीखे हैं, तो बारीक बारीक समझते हैं। तो सत्यनारायण पटेल जी उनको सबसे आसान शिकार लगे। जीतू पटवारी जी की छाती पे ये खंजर घुपना था, तो जीतू पटवारी जी ने जैसे मेले में बच्चे की उंगली पकड़ के हम लोग अनाउंसमेंट के सेंटर पे ला देते कि फलाना बच्चा है, इसकी माँ और बाप गुम गई है, ऐसे सत्तू पटेल जी का इस लोकसभा के चुनाव के मेले में जीतू पटवारी ने उंगली पकड़ी, गांधी भवन लिया है, प्रमोद टंडन के हवाले कर दिया और प्रमोद टंडन जैसे अनाउंसमेंट सेंटर पे वो महिला पुलिस बैठ के अनाउंस करती है कि फला फला रंग का कमीज पहना फला फला बच्चा अपना नाम ये बताता है, ये यहाँ पे आया, जिसका वो ले जाए। तो प्रमोद टंडन जी ने अनाउंस करके जीतू पटवारी जी और प्रमोद टंडन के तालमेल से सत्यनारायण पटेल जी को मुर्गा बना दिया गया। और चूंकि प्रमोद टंडन जी ने आगे बढ़ के नारियल फोड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से अश्विन जोशी जी ने वही करा जो करना चाहिए था, स्वाभाविक रूप से बाकी के नेताओं ने वही करा जो करना चाहिए था। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की तो ये स्थिति थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे सत्यनारायण पटेल की टेबलें नहीं लगी, 3 नंबर विधानसभा में नहीं लगी, 5 नंबर विधानसभा में नहीं लगी। महेंद्र हार्डिया जी ने जिस बुरी तरह से पंकज संघवी को परास्त करा था, पंकज संघवी इस पूरे चुनाव में कहीं दिखे ही नहीं। और सत्यनारायण पटेल की मजबूरी हो गई कि जो कांग्रेस से निष्कासित रघु परमार है, जिनकी दुकान मंगल लिए जिनकी कभी खुली ही नहीं, है ना, जिनकी दुकान पे शुरू से अभी तक ताला डला हुआ, दुकान ही नहीं खुली कभी। मंगल तो अलग है, मंगल तो बड़ा शब्द हो जाएगा उनके लिए। उन रघु परमार को लेकर सत्यनारायण पटेल 5 नंबर में घूमते रहे। महेंद्र हार्डिया जी ने जिस प्रकार से बुरी तरह पंकज संघवी को मात दी, तो पंकज संघवी उस हार के सदमे से आज तक नहीं उभरे, वो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए।
तो 5 नंबर में सत्यनारायण पटेल जी का कोई धोरी धनी नहीं था। 4 नंबर विधानसभा के अंदर सुरेश मिंडा जी कहां, ये मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे देश में मनमोहन सिंह नहीं मिल रहे थे, वैसे 4 नंबर विधानसभा में सुरेश मिंडा नहीं मिल रहे थे। 3 नंबर में अश्विन जोशी जी कहां, किसी को पता नहीं था। 2 नंबर विधानसभा में तो कांग्रेस की मौजूदगी का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। और 1 नंबर विधानसभा में कांग्रेस का रनी ध्वनि को नहीं, आज तक तय नहीं हो पाया कि भैया दीपू चुनाव लड़ाएंगे, यादव जी या संजय शुक्ला जी लड़ाएंगे, या वो क्या नाम है उनका कमलेश खंडेलवाल जी लड़ाएंगे। तो ना तो 1 नंबर विधानसभा में कांग्रेस थी, ना 2 नंबर में, ना 3 नंबर में, ना 4 नंबर में, ना 5 नंबर में, है ना। और जीतू पटवारी जी जो है बिजलपुर के राव के विधायक, उनने टिकट सत्यनारायण पटेल जी को दिखा दिया और उसके बाद उनको सोते जागते विदिशा के स्वप्न आ रहे थे, और विदिशा का ख्वाब जब पूरा नहीं हुआ तो जीतू पटवारी जी भी गायब हो गए। सांवेर विधानसभा के तुलसी सिलावट जी की बेचारों की अपनी राजनीतिक व्यवस्था है कि उनका जीना मरना जो है वो तो नात्रे गए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ, तो वो तो अपना गठबंधन ब्याह तोड़ नहीं सकते थे, तो वो पूरे समय गुना में फेरे पाड़ते रहे। तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी इनके लिए काम करने वाला कोई नहीं मिला। अब ले दे के देपालपुर विधानसभा बची थी, जहां पर सत्यनारायण पटेल जी को विश्वास था कि उनका जातिगत वोट उनको मिलेगा, पर इस बार आप देपालपुर का परिणाम देखिएगा। शिवराज सिंह जी चौहान का जादू और हमारे मनोज पटेल जो हमारे नौजवान विधायक, उनकी सक्रियता के चलते देपालपुर विधानसभा में भी सत्यनारायण पटेल जी हारेंगे। और अगर देपालपुर विधानसभा में सत्यनारायण पटेल हारते हैं तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको जीवन में कभी दोबारा राजनीतिक से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कटाक्ष है और सीधे तौर पर पूरी सर्जरी है भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा के पास कि कौन सी विधानसभा से कैसे स्थानीय कांग्रेसियों ने जो है कहीं ना कहीं सेंधमारी का काम किया। शायद यही वजह रही कि चुनाव के दौरान बूथ पर टेबलें तक नहीं लग पाई, ऐसा कहना है उमेश शर्मा जी का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों की जरा उनसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उमेश जी, अगर हम दिग्गजों की बात करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है हार का स्वाद चखने की और आतुर हैं। उनमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है, उनमें प्रेमचंद गुड्डू का नाम शामिल है, उनमें मीनाक्षी नटराजन का नाम शामिल है, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का नाम शामिल है, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का नाम शामिल है। लेकिन इन सबके बीच एक हैरानी वाली बात यह है कि ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी कोई बहुत अच्छी राहत भरी खबर नहीं है। लगातार कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं। मोदी लहर में आखिर ये कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया को भी आगे पीछे होना पड़ा? कांग्रेस के दिग्गजों की हार तो लाजमी है, दिखाई दे रही है। जी, मैं पहले आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूं महेंद्र भैया, और उसके बाद नरेंद्र सिंह जी के विषय पे भी बात करेंगे। और मैं बहुत ही आश्वस्ति और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि एक बड़ी विजय नरेंद्र सिंह जी तोमर भी दर्ज कराएंगे। 3 कारण रहे जी। पहला कारण तो रहा कि पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी जी की लहर है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का एक अपेक्षा भरा आशीर्वाद है जी। केवल आशीर्वाद नहीं है, अपेक्षा युक्त आशीर्वाद है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करी है, तो वो अपेक्षा युक्त आशीर्वाद जो है मध्य प्रदेश में भी फलीभूत होता दिखाई दिया। दूसरा बड़ा कारण मध्य प्रदेश में इस कमाल के प्रदर्शन का है शिवराज सिंह जी चौहान का। शिवराज सिंह जी चौहान का जो व्यक्तित्व है, और उनका व्यक्तित्व निर्माण कैसे हुआ? उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ है उनकी कार्यशैली से। जिस प्रकार के मंगल राज्य की स्थापना उन्होंने मध्य प्रदेश में करी है, जिस प्रकार की कल्याणकारी कार्यशैली शिवराज सिंह जी चौहान की है, स्वाभाविक रूप से वो दूसरा बड़ा कारण रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महाविजय का। और तीसरा बड़ा कारण रहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय श्री अरविंद मेनन जी, इनकी जो रणनीति थी, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे थे। इनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष हमारे माननीय प्रभात झा, उसके बाद माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी, और अन्य संभागों और जिलों में हमारे जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, आजीवन व्रती हैं, समयदानी हैं, संगठन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा, लगातार उतरा, दमदारी से उतरा। तो ये 3 कारण हमारी जीत के रहे। और एक चौथा कारण, चौथा कारण रहा कि कांग्रेस का जो कुशासन देश ने देखा है, उस कुशासन के कारण कांग्रेस के लोगों को स्वाभाविक रूप से नुकसान हुआ। कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष रहते, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, तो अब लीलावती को हटाया और कलावती को ले आए। कांतिलाल जी की जगह ढूंढ के लाए तो अरुण यादव जी को ले आए। तो अरुण यादव जी का भी मामला वही था कि जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं, जैसे कांतिलाल वैसे ये थे। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने और बात आगे बढ़ाई कि जब तक धके धकाए जाओ, जब तक धके धकाए जाओ। तो इनके चेहरे पिटे हैं। ज्योतिरादित्य जी चेहरा इनको सबसे चमकदार दिखता था। उनको लगा कि इनके नेतृत्व में विधानसभा लड़ेंगे तो आशातीत परिणाम आएंगे, तो ज्योतिरादित्य जी विधानसभा में पिटे। अब ज्योतिरादित्य जी पिटे तो उनकी जो पिटाई हुई उसका परिणाम भोगा कांतिलाल जी ने, उनको रवानगी दे दी राहुल बाबा ने। अब उसके बाद अरुण यादव जी को लाए।
अरुण यादव जी की तो इतनी बुरी दुर्गति हुई है इस चुनाव में कि एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। खंडवा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहीं नहीं दिखाई दिए। छिंदवाड़ा को छोड़कर कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किए गए थे, गुना को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नहीं गए। सतना को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष रहे एक समय अजय सिंह कहीं नहीं जा पाए। तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वे सारे बड़े नेता अपनी अपनी माद में घेरे जा चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी 1 by 1 की रणनीति थी और हमने हर एक मोर्चे पर 1 by 1 की रणनीति बना के कांग्रेस के सारे छत्रपों को अपने घर में घेरा। उसका परिणाम ये हुआ कि ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। और जहां तक सज्जन वर्मा जी का बात है, उनकी हार तो सुनिश्चित थी। वो जिस प्रकार के बड़बोलेपन की बातें कर रहे थे, वे केवल अपनी एक हाइट बढ़ाना चाहते थे, उनकी पराजय सुनिश्चित थी। जनता में उन्होंने जनाधार खो दिया। विधानसभा क्षेत्र में सोनकच्छ में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की 2 बार विजय हुई। तभी ये लग गया था कि सज्जन सिंह जी वर्मा अपनी विश्वसनीयता खो चुके। प्रेमचंद जी गुड्डू जो हैं वो अपनी ठग विद्या का शिकार खुद हुए हैं। जिस प्रकार की 420 का कारनामा उन्होंने राहुल गांधी के साथ कराए, उस 420 के बाद तो उनको चुनाव का टिकट नहीं मिलना था, पर 420 करने के बाद भी पट्टे मैदान में उतरे, टिकट लेके आए, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी थी ना कि 420 के अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं था। तो वहां की जनता की तो मजबूरी नहीं थी। तो राहुल बाबा के ये 420 को उज्जैन की जनता ने दफा 420 के अंतर्गत सजा सुना दी। चिंतामणि माल भी वहां बड़ी विजय दर्ज कराने जा रहे। तो कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ होना तय है। और जहां तक नरेंद्र सिंह जी तोमर की विधानसभा की आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2 कारण रहे हैं। एक तो वहां पर बारिश हुई, असमय बारिश हुई, मतदान के चलते बारिश हुई, और मतदान के चलते बारिश होने के कारण मतदान का प्रतिशत कम हुआ। जब भी मतदान का प्रतिशत कम होता है, भारतीय जनता पार्टी का मत प्रभावित होता है, ऐसी आम मान्यता है। किंतु उसके बावजूद नरेंद्र सिंह जी तोमर, जब आप अंतिम परिणाम देखेंगे, अभी तो 8, 10, 12 राउंड हुए हैं, मुझे लगता है कि वहां कम से कम 26-27 राउंडों की गिनती होना है। और निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह जी तोमर भी एक बड़ी विजय दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 27 सीटों पर तो सुनिश्चित विजय की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। और कोई आश्चर्य का विषय नहीं कि कमलनाथ जी भी इस चुनाव के मैदान में मात खा जाए। जी बिल्कुल, वाकई में कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले चुनाव नतीजे हैं जो सीधे तौर पर देश में मोदी फैक्टर यानी कि मोदी लहर की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली प्रतिक्रिया अपनी जो जाहिर की है मीडिया के कैमरों के सामने, महज मोदी बोले हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद सबसे पहले अपने घर गांधीनगर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया है। और बीजेपी अब तक आपको बता दें तकरीबन 326 सीटों पर यानी कि एनडीए यहां पर बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है उमेश जी, ये जो नारा बार बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, ये अच्छे दिन किस कदर आने वाले हैं? जनता जानना चाहती है कि वोट तो किया है मोदी को एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर, देश में बदलाव की बयार भी बह गई है। अब क्या लगता है अच्छे दिन किस तरह लाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई है आपकी? महेंद्र, बहुत अच्छी बात आपने करी है। जी जी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जीतने वाले हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने गढ़ा है, वो भारत माता के संदर्भ में गढ़ा है, भारत देश के स्वाभिमान के संदर्भ में गढ़ा है। अच्छे दिन आने वाले का अभिप्राय ये है कि आर्थिक क्षेत्र पे जो भारत में मौजूदा कर प्रणाली है, इस पूरे ढांचे में बदलाव आने वाला है। ये जो करों का जटिलीकरण है, इस जटिल प्रक्रिया से भारत के आर्थिक क्षेत्र को मुक्ति मिलने वाली है। पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत गहन रूप से विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विचार संगठन में काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी जिन संगठनों के मार्गदर्शन में काम करती है, उन संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने निरंतर यह विचार करा है कि भारत का जो अर्थक्षेत्र तेजी से कमजोर हुआ है, हमारा रुपया डॉलर के मूल्य में लगातार इज्जत लुटवाता जा रहा है। तो ये जो हमारे रुपए की इज्जत लुट रही थी और ये जो बार बार अमेरिका का डॉलर हमारे रुपए का चीर हरण कर रहा था, इस चीर को बचाया जाना चाहिए। ये हमारी देश की जो मुद्रा है, ये नंगी नहीं होना चाहिए, इसको आवरण पहनाना चाहिए।
ये चिंता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आर्थिक क्षेत्र में कर रहा था, इसलिए नारा गढ़ा अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में हम लोग नई कर प्रणाली लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो भी वित्त मंत्री जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की अर्थ क्षेत्र में काम करने वाले जो आर्थिक विचारक नेता है, वे सारे मिलकर मुझे लगता है कि एक नई प्रकार की कर प्रणाली लेकर आ रहे। हो सकता है कि ये अभूतपूर्व कारनामा भी दुनिया देखे कि हिंदुस्तान में सिंगल टैक्स प्रणाली आ जाए, केवल एक टैक्स, आयकर, संपत्ति कर, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे टैक्स हटाकर ये भी संभव है कि सिंगल टैक्स प्रणाली आ जाए। हो सकता है कि त्रिस्तरीय कर प्रणाली आ जाए। ये जो करों की विविधता है इसको सीमित करेंगे। इसका कारण फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि लोग कर चोरी बंद करेंगे, करों का अपवंचन बंद होगा, हमारे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एक तो ये काम मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले में होने वाला है। एक बड़ा अच्छा कारनामा होने वाला है कि जो हमारी मुद्रास्फीति है इसके ऊपर बहुत तेजी से नियंत्रण किया जाएगा। महंगाई का जो दानव है, महंगाई की जो महामारी हिंदुस्तान ने देखी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का आर्थिक ढांचा तय करा जाएगा, वो आर्थिक ढांचा हिंदुस्तान के खास करके मध्यम वर्ग को, क्योंकि हिंदुस्तान मध्यम वर्ग का देश है, खास करके निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को बड़ी राहत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली है और महंगाई पर बहुत तेजी से अंकुश किया जाएगा। जब जब सरकारें आई है, भारतीय जनता पार्टी की हो या उसके पूर्ववर्ती जनता पार्टी की हो, महंगाई के मोर्चे पर चाहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी हो जो अनेकों दलों से मिलकर बनी थी, या भारतीय जनता पार्टी का एनडीए हो जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था, हमने महंगाई पर काबू पाया है, नियंत्रण कराया और जनता को सांत्वना दी है। तो इस बार भी अच्छे दिन आने वाले हैं, मतलब महंगाई पर नियंत्रण होने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं मतलब विश्व बाजार में भारत की धाक बढ़ने वाली है। दो शक्तियां इस समय दुनिया में काम करती है जिनके साथ भारत की प्रतिस्पर्धा है। एक है अमेरिका, वो मनी पावर है, एक है चाइना, वो मैन पावर है। अमेरिका के साथ हमको मनी के मैदान में लड़ना है, चाइना के साथ हमको मैन पावर से लड़ना है। वहां पर घर घर में लैपटॉप बन रहे हैं, घर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहे हैं। एक बड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया है भारत के बाजार को। अमेरिका तो हमारे को वैश्विक रूप में मुद्रा बाजार में मारता है और चाइना जो है हमको अपने प्रोडक्शन के द्वारा मार रहा है, उत्पादन के द्वारा मार रहा है। जो चाइना का लघु और कुटीर घर घर के उद्योग का माल है वो हमारे बाजारों में चाइनीज बन के आ रहा है और हम लोग उस मोर्चे पर मात खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की मनी को और चाइना के मैन पावर को, मनी पावर और मैन पावर को मोदी का मेंटल पावर मारेगा। हम लोग मानसिक रूप से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। हमें अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना है और विजय प्राप्त करना है मनी के मामले में। हमें चाइना से प्रतिस्पर्धा करना है और मैन पावर में भारत को आगे जाना है। तो ये मनी पावर और ये मैन पावर, ये दोनों को मेंटल पावर से मारा जाएगा। एक मानस, एक मानसिक क्षमता, एक निर्णायक सोच, एक श्रेष्ठतम नीति, एक विचार दर्शन, एक ऐसा तंत्र जो सुख विकसित हो, सुशासित हो, जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, जो पारदर्शी हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसकी सुचिता यश कल्याण के गीत सुनाए, ऐसी एक सरकार के लिए ये नारा दिया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर बात आती है कि हमारी देश की आंतरिक और ब्राह्मी सीमाएं, ये अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान के रेंजर आ जाएं, भारत की सीमा में घुस जाएं, भारत के सैनिकों की मुंडी और गर्दनें काट कर ले जाए और देश का गृह मंत्री ये बोले कि वो जो थे वे आतंकवादी थे जो सेना की वर्दी पहन के आए, तो हम अपने सैनिकों की गर्दनें कटवाए और हमारे देश का गृह मंत्री गर्दन लटका कर बैठ जाए और तुरंत सर्टिफिकेट जारी कर दे। तो ये जो वातावरण है कि चाइना चुमार पोस्ट तक आ जाए, अंदर तक चौकियां ठोक डाली जाए, तो ये जो हमारी देश की सीमा पर हमको ललकारा जा रहा है, ये इस ललकार का जवाब दिया जाना है। इसलिए कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारी जो आंतरिक जूझ रहे ना, हम नक्सलवाद है, पूरा एक रेड एरिया बन गया है, पूरा एक रेड कॉर्पोरेट बन गया, रेड कॉरिडोर बन गया। देश के अंदर भीतर नक्सलवादी हमारे ही देश के नागरिकों का, निर्दोष और निरीह लोगों का खून बहा रहे। केंद्र की सरकार सहयोग नहीं कर पा रही है। तो इस नक्सलवाद के ऊपर नियंत्रण किया जाना है। इसलिए कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, मुजफ्फरनगर में एक तरफ आज भी बार बार बात करी जाती है सेक्युलर बात की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है,
उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है, अखिलेश यादव जी की सरकार है। इन सरकारों में मुसलमान कहां रह रहा है? मुजफ्फरनगर के शरणार्थी शिविरों में, वहां पीने का पानी नहीं है, बच्चों को नहाने धोने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने के दाने नहीं है। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सेफई में सेफई महोत्सव मनाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया पानी में बहाया जाता है। बड़े बड़े वहां पर जनरेटर और हीटर चलते हैं। ये जो मखौल समाजवाद का मुलायम सिंह जी ने उड़ाया है ना, यही कारण है कि आज आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाप को तीसरे नंबर पे जनता ने धकेला है। बिल्कुल। तो अच्छे दिन आने वाले का अभिप्राय है कि ये जो बार बार हम पे आरोप चस्पा करा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी है वो सांप्रदायिक भावना के साथ काम करते, आप देखिएगा कि मुसलमान भाइयों का जो मत प्रतिशत गिरा है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के प्रति मौन समर्थन की अभिव्यक्ति हुई है। और आने वाले समय में जिस सामाजिक समरसता और सद्भाव के साथ नरेंद्र मोदी काम करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं के बयानों पर आप गौर करिए। हमने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करा। एग्जिट पोल कह रहे थे कि हम निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर रहे, उसके बावजूद हमारी भाषा में रंचमात्र भी अहंकार नहीं था। हम भारत मजबूती से खड़ा हो, इस क्षेत्र में दुनिया में हमारी धाक बने। हमने परमाणु बम जो बनाया है ना, वो प्याज और बेसन का कचूमर बनाने के लिए नहीं बनाया है। उसको जैसे वो लंदन के म्यूजियम में हीरा रखा है ना कोहिनूर, ऐसा भारत माता के मुकुटमणि में हमने परमाणु बम को सजाकर दिखाना है कि हम जो है, भारत जो है वो दुनिया का छठा शक्ति संपन्न देश है परमाणु के क्षेत्र में। इसलिए चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश ना करे। और आने वाले समय में एशिया के अंदर भारत महाशक्ति बनेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, वाकई में यहाँ पर आपकी बातों पर गौर किया जाए तो इस देश में किस तरह अच्छे दिन आने वाले हैं, इस अच्छे दिनों की जो परिभाषा है वो यहाँ पर साफ की है उमेश शर्मा जी ने। और लगातार अपनी बेबाक टिप्पणियों के जरिए वो हमें बता रहे हैं कि कैसे मोदी लहर चली, कैसे मोदी फैक्टर ने काम किया और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्यों आखिर कांग्रेस के दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पर बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही रोचक ढंग से वो राजनीतिक समीकरणों को यहाँ पर बयां कर रहे हैं, जिसके चलते लगता है कि दर्शक भी जनादेश 2014 सुनने के लिए यहां पर आतुर हैं। और लगातार जिस तरह का फीडबैक सिटी न्यूज रूम तक पहुंच रहा है उसके मुताबिक सबसे पहले और सबसे सॉलिड चुनाव नतीजे बताने की जो कोशिशें सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने की थी वो यहां पर फिलहाल रंग लाती दिखाई दे रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इंदौर संसदीय क्षेत्र में मतगणना का दौर जारी है, वोटों की गिनती का क्रम जारी है, किस तरह से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच माइक्रो ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में वोटों की गिनती की जा रही है। और साफ तौर पर 8वीं बार सांसद बनने के लिए सुमित्रा महाजन का नाम अब लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल जो नया अपडेट है उसके मुताबिक तकरीबन 2,10,000 मतों से सुमित्रा महाजन आगे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो एनडीए यानी कि कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और तकरीबन 329 सीटों पर, एक बड़ा आंकड़ा है। कहा जाए जो अब तक के एग्जिट पोल थे उसमें भी बहुत कम एग्जिट पोल ऐसे थे जो जादुई आंकड़े यानी कि 272 के आंकड़े के नजदीक भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बयां कर रहे थे, लेकिन तमाम एग्जिट पोल को भी पार किया है। सीधे तौर पर बहुमत को अपार बहुमत में तब्दील किया है नरेंद्र मोदी की लहर ने और राहुल गांधी का जादू लगता है फीका हो चला है। इसके चलते कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। फिलहाल इंदौर संसदीय क्षेत्र के ताजा हालात देखेंगे, मतगणना स्थल का जायजा लेंगे और जानेंगे कि नेहरू स्टेडियम में किस तरह से चहलकदमी का दौर लगातार जारी है। और उमेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर उनसे उनकी बेबाक टिप्पणियां जानेंगे। लेकिन यहां पर बारी है नेहरू स्टेडियम चलने की और देखने की किस तरह की ताजा तस्वीरें हैं, आखिर कितनी देर बाकी है औपचारिक ऐलान में और किस तरह से जिले का निर्वाचन अमला वोटों की गिनती के लिए लगातार जुटा हुआ है सुबह 8 बजे से।